बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं बड़े ही स्पेशल गेस्ट और हमेशा की तरह आपको ये गेस्ट भी बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि इनका ताल्लुक़ जो है ना सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न से है बल्कि रेडियो पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ रह चुका है, थिएटर से इनका ताल्लुक़ रह चुका है और ना सिर्फ इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बल्कि बहुत ही लेजेंड अदाकारों के साथ इन्होंने काम किया। खुद भी वो पाकिस्तान का एक सरमाया हैं और उनका तारुफ़ करवाते हैं, किसी तारुफ़ के वैसे वो मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम हबीबी साहब। आइए आज उनसे बात करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो DTV वालों का बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर अपने चाहने वालों के साथ डायरेक्ट बात कर सकूं, और दूसरा शुक्रिया आपका भी क्योंकि आप इसमें ज़रिया बने और आज हम यहाँ बैठे एक दूसरे से बातें करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। तो सर सबसे पहले जो आपके बारे में मैंने जब सर्च किया और देखा तो मुझे पता चला कि एक वैसे तो आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है, लेकिन जो आपके बारे में पता चला कि एक बैंकर से एक आर्टिस्ट की तरफ का जो आपने सफ़र किया, कुछ उस बारे में बता दें कि आपने कैसे सफ़र किया और कैसा ये तजर्बा रहा आपका? अभी आपने खुद ही कह दिया कि आर्टिस्ट जो है बाय बर्थ होता है। जी जी। उसमें बैंकर का कोई ताल्लुक नहीं। और मैंने भी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा या इस फील्ड में आऊँगा। और इसी तरह स्कूल कॉलेजेस में जाते रहे, लेकिन कभी कोशिश नहीं की कि मैं ये जाके बनूंगा, कि एक्टर बनूंगा या इस फील्ड में आऊँगा। ये एक महज इत्तेफाक था क्योंकि इसके पीछे बहुत चले जाएं तो जब हम छोटे थे जी जी। तो मेरे वालिद साहब यहाँ रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी में थे। यहाँ पर उनके कोलीग थे याकूब लाली साहब। उस वक्त हम 5-6 साल की एज थी मेरी, बच्चों के प्रोग्राम वगैरह में जाना। तो दरअसल उनके घर में हमारा आना जाना था। ठीक ठीक। तो उनकी जो मिसिस थी, जो हमारी चची थी उस वक्त कहना चाहिए, तो वो हम बच्चों में जो इधर स्वेटर को फोल्ड करके मूंगफलियां और चलगोजे वगैरह डाला करते थे। अब तो चलगोजे मिलते ही नहीं है। हाँ, तो वो लेके वहां से खाते रहते थे। तो जब डिसॉल्व हुआ सारा काम तो मैं 76 में यहाँ स्टेट बैंक में मेरी जॉब हुई। तो मैंने कहा मैं वो घर देख के आऊँ जहाँ पर बचपन में जाया करते थे। तो वहाँ पर हमारी जो आंटी थी वो हमें इस तरह की चीज़ें दिया करती थी। तो वहाँ जाकर एहसास हुआ कि हाँ, एक ज़माना था जहाँ पे गुजरा था। तो फिर मैंने उनसे फ़ोन पे बात की कि मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ, मैं यहाँ पर रेडियो में होता हूँ आज़ाद कश्मीर त्राड़खल में। तो वहाँ जब मैं गया तो फिर वहाँ भी कास्ट बैठी हुई थी, वो उन्होंने लाइव प्रोग्राम करना था। तो लाइव प्रोग्राम करते करते उन्होंने एक स्क्रिप्ट मेरे आगे रख दिया कि ये बोलो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बोलना, मुझे नहीं कहा था। मैं घबरा गया, मैं कहा नहीं मुझे काम नहीं करना, नहीं मैं स्टेट बैंक मेरी जॉब हो गई है, मैं क्यों। उन्होंने कहा नहीं, तेरी आवाज़ बड़ी सोहनी है तो कर, तेरी आवाज़ बड़ी फोर्स है। मैं क्या बल वो मैं फिर भी नहीं माना। वो पसीना सा आना शुरू हो गया, लोग बैठे हुए सारे। तो उन्होंने कहा कि कितनी तनख्वाह लगी है तुम्हारी स्टेट बैंक में? जी। मैंने कहा 503 रुपए। उस वक्त 503 रुपए तनख्वाह थी, बड़ी ठीक ठाक, हर चीज बड़ी, घर भी बेचते थे, खाते पीते थे, सब मजा करते थे। तो उन्होंने कहा अगर 700 रुपया और मिल जाया करे महीने का तो कैसा है। फिर वो जो पैसों की लालच चाहिए ना मुझे, कि चलो स्टेट बैंक में थोड़ा सा काम होता था, 1 बजे 1:30 बजे फारिग हो जाते थे, तो पार्ट टाइम चले बाद में करने में क्या हर्ज है। तो फिर वो मैंने यस बोल दिया। वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा, अगले दिन को लाइव जाना था। जब वो लाइव गया तो सारे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने क्लैपिंग की, उन्होंने कहा वाह वाह आप तो मजे में फनकार है, इस तरह अच्छा बोले। तो वो फिर मुझे कोई एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक फनकार था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ। ठीक। और क्योंकि उससे पहले कभी सोचा नहीं था, बताया ना कि मैं अदाकार बनूंगा। अलबत्ता जब स्कूल में हुआ करता था बचपन में तो टीचर जो थे वो तिलावत कलाम पाक के लिए या लप्यात या दुआ बने तमन्ना मेरी लगाया करते थे। तो जब भी एहसास कभी नहीं हुआ था कि मैं एक्टर बनूंगा, ना कभी जिंदगी में वो काम किया था। तो सर आप ज़रा ये बता दें कि तालीमी सिलसिला आपका किस शहर से जारी हुआ, बर्थ कहाँ पे हुई आपकी? दरअसल स्टेट बैंक इस्लामाबाद में जब ब्रांच बनी थी ना, तो उस वक्त
ये बात है 76 की। जी जी। तो मैं उस वक्त आई कॉम कर रहा था इस्लामिक कॉलेज कॉमर्स लाहौर से। ठीक हो गया। तो वो क्योंकि जब जॉब खुल गई तो फिर वहाँ अप्लाई किया तो वहाँ हो गए, आ भी गए। तो फिर वो तालीम का सिलसिला कुछ अधूरा रह गया। फिर मैंने आके यहाँ पर बैंक के में रहकर उसको कंप्लीट किया और बस इससे आगे नहीं पढ़ सके क्योंकि फिर मसरूफियत ऐसी हुई कि वो बस चल रहा है काम। ठीक हो गया। तो आपकी अगर अदाकारी की बात की जाए तो बचपन से ही आपने जो आगाज़ किया, स्टार्ट किया, तो आपके जो दो बड़े फेमस कैरेक्टर रह चुके हैं, बोंगा बकील और चौधरी साहब, तो उनकी परफॉर्मेंस आज भी आपको याद है कि ये 90s में जब जिन दिनों गेस्ट हाउस हो रहा था इस्लामाबाद से, तो सैयद फारूक कैसर साहब को यहाँ से भी कलियाँ करने का मौका मिला। वो 76 के करते आ रहे थे, तो यहाँ पर भी 90 में शुरू हुआ था, जो तकरीबन 4.5 साल मुसलसल ऑन एयर रहा। जी जी। तो उसमें फिर वो चौहानी सेठ का कैरेक्टर था, पहले तो वो करता था क्योंकि मैं एज ए एक्टर आया था उनके पास, तो उन्होंने फिर मुझसे ज़्यादा स्किट्स करवाए, पपेट्स नहीं करवाए थे। स्किट करता रहा मैं उनके मुख्तलिफ किस्म के। तो उसमें एक चौहानी सेठ भी था, वो जो आगे कहता था पैसा बड़ा है बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पॉपुलर हो गया। फिर इस तरह, लेकिन मेरी हसरत थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी जैसे दूसरे लोग पपेट्स करते हैं, कोई मासी मुसीबतें कर रहा है, कोई रौला कर रहा है, कोई कुछ, तो मैं भी कोई पपेट्स करूं। तो फारूक साहब का होता था ऐसे कि जब पपेट्स बन के आते थे तो वो सब टीम को बिठा लेते थे, कहते जी ये पपेट बना एक, इसकी आवाज़ निकालें, भी कौन निकालेगा। तो वो बोंगा बकील बन के आया था, सारे लोगों ने ट्राई की, तो मेरे में क्योंकि उस वक्त जुनून ज़्यादा था कि मुझे भी पपेट मिलना चाहिए। तो फिर वो ऐसा हुआ कि उसकी आवाज़ जो मेरे पर सूट की और वो फारूक का साहब मुझे दे दिया, और वो माशाल्लाह इतना पॉपुलर हुआ कि वो माशाल्लाह कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में। कोई एक आध डायलॉग उसका अगर आपको वो मेरे ख्याल एक शायर, उसके शेर ही होते थे। जैसे वो कहा करता था, अर्ज़ किया है मेरे प्यारे अल्लाह मियां, दिल मेरा हैरान है, मेरे घर में फाका है, उसके घर में नान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ और वो भी पाकिस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो अभी तक मेरे ख्याल से तमाम लोगों को याद है, और हम भी इस कैरेक्टर को बहुत मिस करते हैं। तो आपने तो टीवी पे भी काम किया है, तो थिएटर की बात की जाए तो थिएटर पे काम करना ज्यादा अच्छा है या टीवी पे? जिन दिनों रेडियो में कर रहा था ना 76 से लेकर और तकरीबन 87 तक, उस दौरान वो हमारे स्टेज शोज भी हुआ करते थे, आर्ट काउंसिल में ड्रामे भी हुआ करते थे, और वो वक्त अच्छा था, वो ड्रामे अच्छे थे। अब वो चीज़ नहीं है। हम तो इसलिए फिर मैं बीच में इसको छोड़ गया कि वो ड्रामा वाली बात नहीं रही। पहले ऐसा होता था कि जब आप सीटों पे जाकर बैठते थे ना हॉल में, तो सामने कर्टन होता था, और जब कर्टन खुलता था तो ऐसा लगता था जैसे किसी के घर में आके बैठ गए। उसमें बकरियां भी होती थी, उसमें मुर्गियां भी होती थी, और कपड़े धोने वाले, वो सब कुछ चीजें, पता लगता है कि किसी घर में आ गए। लेकिन अब तो आपको पता है ड्राइंग रूम लगा होता है, उसमें नौकर आते हैं, आपस में जुगतबाजी होती है। वो फिर मैं बीच में से छोड़ गया। टाइम के साथ चेंज हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि वो वाला टाइम जो था, वो एरा, वो अच्छा था या ये? नहीं, बेशक वो बाजी बहुत अच्छा था जी। ड्रामे होते थे, और बड़े बड़े मंटो के और बहुत सारे लोगों के बड़े फनकार जो होते थे वो काम क्या करते थे, और ड्रामे बकायदा लोग देखने जाते थे, फैमिलीज देखने जाया करती थी। अब वो माहौल नहीं है, अब कुछ और तरह का ड्रामा हो रहा है। अब की तो थोड़ी स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट भी आजकल के हिसाब से मेरे ख्याल से वो सास बहू तक या वो कुछ लव स्टोरीज ऐसी रह गई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं कि क्या उस टाइम की जो कहानियाँ थी, स्टोरियाँ थी, उनको थोड़ा वापस लाया जाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब वक्त फिर वापस नहीं आता। बहुत आगे चले गए हुए हैं, कदम आगे बढ़ चुका है, पीछे क्या देखना है। लेकिन जो हो रहा है उसको बेहतर करना चाहिए, उसमें स्क्रिप्ट होना चाहिए, उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए, इसी को ठीक ठाक करना चाहिए। और ज़्यादातर आपको पता है माशियात बीच में नवाल हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आपके फादर क्योंकि रेडियो से मुंसलिक थे, तो उनका भी बहुत बड़ा नाम, तो कभी आपको अपने परफॉर्मेंस में या अपनी कभी अदाकारी सदाकारी में प्रेशर फील हुआ है कि यार मेरे फादर का नाम है और वो
वालिद साहब मेरे सैयद रशीद हबीबी जी, उर्फ आम में उनको लोग कायमदीन के नाम से याद रखते हैं। बिल्कुल। एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम हुआ करता था लाहौर से, सोनी धरती, उसमें वो उसके एक्चुअली प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे उस प्रोग्राम के। तो जब चौधरी मुसाफिर साहब और निज़ामुद्दीन साहब में से कोई एक आदमी छुट्टी करता था तो फिर एज ए कायमदीन वो खुद भी परफॉर्म किया करते थे। और मैं फिर इसीलिए सोचता था कि मैं भी एक फनकार के घर में पैदा हुआ था, इसलिए फनकार था। तो वो शायर भी थे, उन्होंने बहुत सारे नगमे भी लिखे। एक नगमा तो उनका बहुत पॉपुलर हुआ था, मेरी ये गल्ला याद करेंगी, रो रो के फरियाद करेंगी, किस्मत नाल सवाल करेंगी, फिर मैं तेनों याद आवांगा। तो परवेज मेहंदी ने गाया था। तो वो और दौर था, उन्होंने माशाल्लाह सन 1965 की जब जंग हुई थी इंडिया के साथ, तो उसमें भी उन्होंने जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने तराने पेश किए, नूरजहां ने, मेहदी हसन साहब ने, मसूद राना ने, शौकत अली ने, वहाँ पर कायमदीन और निज़ामुद्दीन का प्रोग्राम भी जो था वो भी पेश था। ठीक हो गया। तो सर ये तो हमने आपके सफ़र की कहानी जानी कि कैसी थी, कैसा काम किया और कौन से कैरेक्टर थे। अब ना ज़रा हमारा प्रोग्राम है ना, इसके हमने थोड़े सेगमेंट से बनाए हुए हैं कि इसको थोड़ा आपने बताना है। और अभी जो हमारा पहला सेगमेंट है वो है कि आपने, जो मैं सवाल करूंगी उसका जवाब आपने एक लफ्ज में देना है। एक लफ्ज में? भी बिल्कुल एक लफ्ज में। अच्छा, तो ये जरा थोड़ा टेस्ट है आपका आज, जवाब देना है एक लफ्ज में। एक लफ्ज में। तो आप मुझे बता दें, वैसे तो खुद भी आप माशाल्लाह बहुत बड़े अदाकार हैं, लेकिन पाकिस्तान का जिसको आप आइडियलाइज करते हैं वो कौन सा बड़ा अदाकार है? मैंने क्योंकि फारूक कैसर साहब के साथ काम किया एज ए, उसमें फनकार स्किट्स हुआ करते थे, तो मैंने शुरू से ही मोइन अख्तर साहब को, अल्लाह उनको रहमत करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाए, उनको ऑब्जर्व किया, उनको देखता था कि ये इतने इतने अच्छे गेटअप करके बहुत अच्छी तरह मज़ा पैदा करते हैं, तो उनको देख देख के उनकी नकल को उतारने की कोशिश करता। ठीक हो गया। तो अदाकारा कौन है सबसे बड़ी पाकिस्तान की? अदाकारा खालदा रियासत थी, रूही बानो थी, दोनों बड़ी बहुत पसंदीदा फनकारा थी। अच्छा, वो एक ड्रामा आपका अपना, क्योंकि आर्टिस्ट का भी ज़िंदगी का कोई ड्रामा होता है ना, वो एक ऐसा ड्रामा जिसके किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया हो? अच्छा, एक ड्रामा यहाँ पे इस्लामाबाद सेंटर से हुआ था, सीरियल था इस्तराब। उस वक्त मेरी उम्र भी थोड़ी थी और वो एक बड़े चौधरी का रोल था, जिसने बड़ी बड़ी मूछें लगाई होती हैं और बड़ी पगड़ी बांधी होती है, और वो व्हील चेयर पे यार वो उसका वो जाना, वो सारा सिस्टम उसका, उसमें परफॉर्मेंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा थी और वो मैंने शौक से किया था और मैंने एंजॉय भी किया था और वो पॉपुलर भी हुआ था, बड़े मलक का रोल। ठीक हो गया। तो अभी जो एक है कि कोई ऐसा किरदार जो अभी तक आपको करने की ख्वाहिश हो ना किया हो? नहीं, ये सवाल अक्सर मुझे लोग करते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने बताया ना कि स्किट्स जब करता रहा तो उसमें सभी करैक्टर होते थे, उसमें मरीज का भी, डॉक्टर का भी, मोची भी है, तरखान भी है, हर तरह के मेरे पेंडो प्रोडक्शन जो भी करैक्टर हुआ करते वो करता रहा। फिर लोग कहते हैं जी हाँ, अगर मैं अंधे का रोल मुझे मिल जाए ना तो मैं बड़ा मजा। तो ऐसा नहीं है। हाँ। मैंने अंधे का रोल भी किया। हमारी कम्युनिटी है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी शाफी के नाम से, उसमें एक अंधे का रोल किया था जो अपने बेटे को लेके, जिसको कोढ़ हो जाता है, वो लेके जाता है हजरत ईसा को मिलने के लिए, उस वक़्त की स्टोरी थी वो। तो उसमें मैंने अंधे का रोल भी किया हुआ है, इसलिए अब कोई हसरत नहीं रही क्या मैं किसी के और भी रोल करूं। ठीक हो गया। तो अब जो दूसरा सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है, उस के जो सवालात होंगे उसका आप एक जुमले में जो है जवाब दे सकते हैं। और सबसे पहला सवाल जो है कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? मकसद? हाँ जी, औरों के काम आना। औरों के काम आना। अच्छा, शोबिस में कामयाबी का कोई एक असूल? वक्त की पाबंदी सबसे पहले। वक्त की पाबंदी, आप समझते हैं वक्त की पाबंदी की जाए तो शोबिस में कामयाब आपको पता होना चाहिए, मैंने कैसे आपको करता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिंदगी वैसे तो आप सब कुछ बन चुके हैं, आपने कोई किरदार नहीं छोड़ा, कोई आपने कैरेक्टर नहीं छोड़ा, तो जिंदगी आपको दोबारा कुछ बनने का मौका दे तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल में फिर भी फनकार ही बनूंगा। फनकार ही बनेंगे? क्योंकि इसमें जो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, जो इज्जत और शोहरत जो दी है, वो शायद मेरा ख्याल किसी और शोबे में इतने नहीं हो सकते। ठीक हो गया। तो अभी आप से आज ना ज़रा मैं काफ़ी कुरेद के सवाल कर रही हूँ। तो अंजुम हबीबी साहब की ज़िंदगी के बारे में भी हमने जाना, काम भी जाने, तो अभी ज़रा पर्सनल सा एक सवाल आया है कि ज़िंदगी में कभी मोहब्बत हुई?
देखिए जब 16 साल में आदमी गुजर रहा होता है ना, हाँ जी, तो उसमें हो जाती है। 16 साल का एक ऐसा सन है, हाँ, लड़की हो लड़का हो, जाहिर है आदमी एक दूसरे को देखता है, होता है। तो ये जरूरी नहीं होता कि वो तो मोहब्बत, पसंदीदगी होती है ना, मोहब्बत। वो ये नहीं होता कि मोहब्बत सारी पूरी हो हम्म, आदमी की, लेकिन आदमी के अंदर वो जो ख्वाहिशात होती हैं उभरती हैं, वो थी बहरहाल। तो वो याद है मोहब्बत या? जी हाँ बिल्कुल, मुझे याद है जरा 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 जरा, क्योंकि 16 साल की उम्र की मोहब्बत है तो वो जरा जरा याद रहेगी। तो हाँ। वैसे मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहते हैं आप? लतीफ़ है, एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर उसे उससे ब्लफ ना किया जाए, उससे झूठ का सहारा ना लिया जाए, और सब बातें सच्ची सच्ची और सही सही हो, तो बहुत अच्छी है। तो मोहब्बत का हासिल हो जाना भी मैटर करता है या? सबके मुकद्दर में नहीं होता ऐसा, होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो जो जरा जरा सी आज सर को 16 साल की उम्र में हम लेके चले गए वापस, और नहीं वो तो खैर अभी तक चल रहा होता है सिलसिला, ऐसी बात नहीं है। चले जी। और हमारे नाजरीन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, या जो बच्चे शोबिस की तरफ आना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो अपनी जिंदगी की कमी बता सकता हूँ कि अगर वो ऐसा ना होता तो ऐसा होता। कहने का मतलब ये है कि जो भी लड़के लड़कियां बच्चियां आना चाह रही हैं, वो बाकायदा एजुकेशन हासिल करने के बाद इस फील्ड को ज्वाइन करें, तो वो ज़्यादा उनके लिए अच्छा है, वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा कि वो एजुकेटेड हो के इस फील्ड में चीज़ है कि वो ऐसे अभी तालीम हासिल कर रही हैं और कुछ में कूद जाए, ऐसा नहीं है। फिर आप नौकरानी के रोल करेंगे, नौकरों के रोल करेंगे। अगर आप पढ़े लिखे हुए हैं और ज़्यादा आपको गुफ्तगू करने का तरीका आता है, तो फिर आप यकीनन आपको अच्छे रोल मिलेंगे और आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अभी सर एक कोई, हम वैसे अपने हर गेस्ट से सुनते हैं, तो कोई आपकी पसंदीदा कोई शेर हो, कोई गजल हो, या अच्छा मैं समझ लगा आपको पसंदीदा खाना हो। खाना का वैसे खाने का वैसे शेर एक मुझे बहुत याद है, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। क्या बात है। और इस छोटे से मिसरे में ना जिंदगी की पूरी कहानी आपने कह दी। चले जी, अभी हमारे एक और सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये सेगमेंट हमेशा की तरह मुझे पसंद आता है क्योंकि इसमें हम पूछते हैं पहेलियां अपने गेस्ट से, और गेस्ट जो हैं हमारे पहेलियां गेस्ट करके हमें बताते हैं। तो सर पहली जो पहेली आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे, वो है कि दुनिया में एक वसीला, जन्नत में जाने का हीला, जिसको जन्नत की हो ख्वाहिश, मत भूले इसके कदमों को। हाँ, ये माँ के बारे में बोला आपने। बिल्कुल ऐसा ही है ना जी, बिल्कुल ऐसा ही वो है। जन्नत पे जाने का वसीला तो वही है, दुनिया में। बेशक बेशक। तो पहली पहली तो इन्होंने ठीक पूछ ली, और टोटल हम 4 पहेलियां पूछते हैं, उनमें से 2 तो आपने मस्ट। मैं वैसे नॉर्मली कभी पहेलियां नहीं बोलता, मुझे आती नहीं है। चले कोशिश करते हैं, शायद और भी ऐसी कोई आसान सी सुनी हो। चले जी, अब दूसरी जो पहेली है ना वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि दुनिया में है एक खजाना, वैसे तो दुनिया पूरी खजाना है, दुनिया में है एक खजाना, इसका मालिक बड़ा सियाना, इसको हाथों हाथ लुटाए पर दौलत बढ़ती ही जाए। एक खजाना है जो लुटाया जा रहा है। वैसे तो खजाना लुटाने से कहते हैं खाली हो जाता है, और हम पाकिस्तानियों के खजाने तो वैसे भी खाली रहते हैं। अगर खजाना बढ़ाने की बात करें तो फिर वो आसानियां हैं, मोहब्बत है कि आसानियां बांटते जाएं तो बढ़ती जाएंगी, आपको भी आसानी मिलेंगी, मोहब्बत बांटेंगे तो मोहब्बत मिलेगी। कोई इसी तरह का मिलता जुलता हो सकता है। इसी तरह का ये भी चीजें हैं, लेकिन इसी तरह का मिलता जुलता, ये कभी आपने थोड़े थोड़े क्लोज हैं उसके? नहीं आप बता दें। नहीं तो थोड़े से क्लोज है ना, आप कोशिश तो करें थोड़ी सी। मोहब्बत है कि क्या चीज बांटने से और बढ़ती है? मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। हाँ, मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, नेकियां भी बढ़ती हैं। थोड़ा सा और आगे जाना कि ये चीजें बंदा तब बांटना शुरू तब करता है जब उसके पास कुछ वो, अब मैं वो एक ही नाम लूंगी तो आपको पता चल जाएगा, इसका जवाब यही है। कह दो बोल दो। ये चीजें भी बंदा तब बांटता है ना जब उसको पास
क्या चीज होती है जब हम ये कुछ चीजें सीखने या बांटने के काबिल होते हैं? नहीं पता। चलें जी, इसका जवाब हमारे नाजरीन भी दें और साथ साथ मैं भी बता देती हूँ कि इल्म बांटने से बढ़ता है। इल्म बांटना, वही एक ही बात आ गई ना, आसानियां बांटे, इल्म बांटे, मोहब्बत बांटे। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, मिलता जुलती है। चले आधे नंबर तो हो गए। चलें जी, आपके इस पहेली के नंबर कट गए और ये नंबर मुझे मिल गए। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी पहेली है वो भी बड़े मजे की है। एक थाल मोतियों से भरा, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों तरफ वो थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये कुछ ये तो एक आर्टिस्ट को गैस कर लेनी चाहिए। सिंबॉलिक इसको कह सकते हैं आप, दुनिया से या आसमान से या जमीन से। बस पास पास हैं आप, है ना? आसमान कह लें, फिर ऊपर बिल्कुल ऐसा ही है कुछ, तो बस वो जमीन और आसमान, ग्लोब कह लें। बिल्कुल आसमान और सितारे। और इसके भी आधे नंबर कटेंगे क्योंकि सर ने सितारे साथ नहीं बताया, आसमान ही खाली बताया। और ये जो लास्ट पहेली है, अभी तक 1.5 पहेली सर ने सही बताई है और 1.5 जो है मैंने हेल्प की है। नेक्स्ट जो है, एक फल ऊपर से हरा, अंदर से सारा लाल, रस से भरा है सारे का सारा, खाने में लगता है बड़ा प्यारा। एक फल सब्ज, अंदर से रेड। जी जी, तो ये तो तरबूज होता है। बिल्कुल, बताने से ज्यादा वैसे अपने एक्शन किया ना वो मुझे ज्यादा पसंद आया है। और इस पहेली के पूरे नंबर सर को मिलते हैं। और बिल्कुल ये एक छोटा सा सेगमेंट था जिसमें हम थोड़ी बहुत अपने जो हमारे होते हैं हमारे साथ गेस्ट, उनके साथ थोड़ा बहुत करते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि पहेलियां भी याद रखनी पहेलियां भी होती हैं, लेकिन पहेलियां बच्चों से पूछनी चाहिए, हम जैसे बुजुर्गों से नहीं पूछनी चाहिए। वो कहते हैं ना बुजुर्ग बच्चे एक जैसे हो जाते हैं, तो इसलिए। तो थैंक यू सो मच सर कि आज अच्छा खत्म हो गया टाइम? जी जी, चलो ठीक। थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जाते जाते कुछ कहना चाहें हमारे नाजरीन के लिए? बस सच बोलें और इल्म हासिल करें। मैं अपनी तो ये कह सकता हूँ कि सच बोलना चाहिए, झूठ से इज्तनाब करना चाहिए और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो एजुकेशन का ही है, और नई दुनिया तलाश करें। बिल्कुल, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम की जानिब पहुंचा। देखते रहिए देसी टीवी यूएस से, और इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रानी इंद्रीप को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।